दोस्तों, लैपटेक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं नासिर और मेरे साथ दिलदार सर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने जो है हमारे वीडियो को बहुत ही ज़्यादा सराहा है और बहुत ज़्यादा देखते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं। और ये सीक्वेंस हम लोगों ने नोटिस किया है कि पिछले कई हफ्तों से जो हम क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसका आप लोग जवाब देते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन दूसरे दिन हम लोग दे देते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे और आपके लिए भी अच्छा है, क्योंकि होता क्या है, क्यूरियोसिटी आपकी बढ़नी चाहिए। अगर क्यूरियोसिटी दब गई है तो ना ही आप कभी नया खुद सीखना चाहेंगे और ना ही अगर कोई सिखाना भी चाहेगा तो भी नहीं सीखेंगे। या आपके अंदर पैशन होना चाहिए और यही पैशन हम लोग पैदा करते हैं कि अगर आप में वो जज्बा मर चुका है, हालांकि अगर आप लैपटॉप रिपेयरिंग की लाइन में है और जज्बा मर गया है तो इसका मतलब है कि आप रिपेयरिंग छोड़ दीजिए। वो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमें तो तैयार होना पड़ेगा कि जब भी कोई नया कुछ टेक्निक्स आए या कुछ नया टर्मिनोलॉजी आए तो उसको हमें क्रैक करना होता है। कस्टमर से पहले क्रैक करना होता है। DDR3 के बाद DDR4 आएगा तो कस्टमर थोड़ी बताएगा आपको कि उसमें क्या चेंजेस आए हैं। ये तो आपको बताना है, आपको पकड़ना है, उसको आपको सोल्यूशन देना है। तो इसलिए आपकी क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं यही काम कर रहा हूँ, आग में घी का काम कर रहा हूँ मैं। जो आपकी ज़ील मर रही है या जो वो चीज़ जो सीखने की क्षमता होती है या चाहत होती है जो वो दब रही है, उसको हम लोग रिवील कर रहे हैं ताकि आपके अंदर वो जानने की, वो समझने की, वो आप खुद से भी कर सकते हैं, आप कहीं से ट्रेनिंग लेके भी कर सकते हैं, आप हमसे भी ट्रेनिंग लेके कर सकते हैं, वो आप कैसे भी कर सकते हैं, वो नहीं मरना चाहिए। ठीक है, ये पहला एक उद्देश्य है। और हम तो तहे दिल से आपके आभारी इसलिए भी हैं कि जो अभी 15,000 सब्सक्राइबर हमारे अभी तक पहुंचे हैं वो आप लोगों की बदौलत ही पहुंचे हैं। तो इसलिए मैं और दिलदार सर की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो ये तो चलिए, जो हमने क्वेश्चन पूछा था उसका तो आप लोगों ने बहुत अच्छा अच्छा कमेंट किया है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बार बार यही बात बताता हुआ आ रहा हूं, सिर्फ उद्देश्य है कि आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो जिंदा रहे। जब तक क्यूरियोसिटी है तब तक आप इन्वेंशन, नया कुछ सोचते रहेंगे, कुछ सीखते रहेंगे। तो ये प्रोसेस हमारा यही मकसद है। और ये जो गाइडलाइन है ये सिर्फ इसलिए कि अगर आपके पास सेम केस आ जाता है तो उसको आप आसानी से कर सकते हैं, 2-3 घंटा नहीं लगेगा। इस बात की भी गारंटी है और आप लोगों ने भी इस बात को एक्सपीरियंस किया होगा। बहुत सारे जो सीनियर्स हैं, जो ट्रेनर्स हैं, उनके काम का ये सारा वीडियो नहीं होता है। वो भी सिर्फ ये देखते रहते हैं कि मार्केट में क्या नया चल रहा है। एक्चुअली बात ये होती है, वो हम भी देखते हैं किसी का वीडियो, वो सिर्फ ये देखते हैं कि क्या ट्रेंड चल रहा है आजकल, और कोई वजह नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि हमें कोई नया कोई दूसरा बंदा सिखा देगा। हम सीखने के लिए, वो भी पढ़ रहा है, हम भी पढ़ रहे हैं, वो भी नया चीज़ सीख रहा है और नया भी कहीं से नया कुछ पैदा तो होगा नहीं। जो स्कीमेटिक होगा, जो डायग्राम्स होंगे, जो उसका टेक्निकल डॉक्यूमेंट्स होगा, वो भी पढ़ रहे हैं, वो हम भी पढ़ रहे हैं। उसको पेश करने का तरीका अलग अलग हो सकता है। जैसा कि पिछले बार मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको कि अगर सैलेड है उसको कैसे आप पेश करते हैं, चॉप करके भी सिर्फ रख देंगे तो वो भी एक तरीका है, और उसको बहुत अच्छे से 5 स्टार होटल की तरह सजाएंगे, वो भी एक तरीका है। तो ये मैटर करेगा कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, फिर समझने में क्या आसान लग रहा है, तो किस चीज़ को किस तरह से बयान किया जाता है, किस चीज़ को कैसे समझाया जाता है। आप लोगों ने भी बहुत अप्रिशिएट किया है, मेरा भी, दिलदार सर का भी, कि आप लोगों का बताने का तरीका अच्छा है। क्योंकि हम खुद चाहते हैं कि टेक्निकल वर्ड्स ना आए, क्योंकि वो आपके भी ऊपर से बाउंस कर जाएगा। और हम चाहते हैं कि वो उसी चीज़ों को हम समझ करके वो आपको आसान लैंग्वेज में समझा दें। वो इसलिए क्योंकि वो आसान लैंग्वेज हम आराम से समझ जाते हैं, ईजिली समझ जाते हैं। मैंने भी कोशिश ये किया है कि आपके लिए आसान हो, ताकि पिछला वीडियो जैसा कि आपने देखा है कि हमने कोशिश किया है कि जो कन्फ्यूगर कर लिया हमने अपने DSO को और मल्टीमीटर को, ताकि आप जो है कहीं पर कंफ्यूज ना हो कि क्या चेक हो रहा है, क्या नहीं दिख रहा है। अभी इंशाल्लाह मैं भी जो है आपके कुछ अच्छा कैमरा ले लूँगा जिससे कि जो है शेकिंग उसके अंदर ना हो, आराम से दिखिए। आपको जितना भी देख रहे हैं, जितना भी हो, वो 100% आप कैच करें। ऐसा ना हो कि कुछ स्किप हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है, कुछ ब्लर हो गया, कुछ मिस कर जाए आपका एपिसोड, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये तो थी हमारी नॉर्मल बातें कि जो है क्या ज़रूरी है क्या नहीं है, वो आप डिसाइड करेंगे, क्योंकि यू आर द बेस्ट जज। वो आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको देखना है कि मैं खुद से सिर्फ सीख सकता हूं कि नहीं, या मुझे कहीं सीखने की ज़रूरत है। अगर आपको हमसे सीखना है, लैपटॉप रिपेयरिंग ट्रेनिंग फुल कंप्लीट वीडियो कोर्स घर बैठे सीखना है, कहीं से भी किसी टाइम भी अगर आप सीखना चाहते हैं,
तो आप वीडियोस के लिए हमसे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। आप अगर हमसे ऑफलाइन कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमसे इसी नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हम दोनों चीज़ प्रोवाइड कराते हैं। मैक का भी नेक्स्ट ईयर से मैं आपको ट्रेनिंग देने वाला हूं। अगर किसी को रिक्वायरमेंट है कि मैक सीखना है तो आप उसके लिए भी जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर नवंबर से ये स्टार्ट होगा। तो अभी तक जो है हमारे पास मैक के लिए, चूंकि मैं मैक करता हूं बहुत ज़्यादा, तो इसलिए मेरे पास मैक के लिए बहुत ज़्यादा क्वारीज आते हैं कि मुझे मैक सीखना है, मैकबुक सीखना है, रिपेयरिंग सीखना है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है, इसके लिए मैं माजरत चाहूँगा, मैं सॉरी बोलूँगा आप लोगों को, क्योंकि टाइम की कमी की वजह से मैं अभी ट्रेनिंग नहीं दे पा रहा हूँ मैकबुक की। बहुत सारे लोग बहुत ही चीप प्राइस में भी ट्रेनिंग दे रहे हैं, अच्छी बात है। हो सकता है कि उनका वो तजुर्बा भी कुछ काम आ जाए लोगों के, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप कहीं से भी सीख सकते हैं, अपने से भी सीख सकते हैं। फ्री में बहुत सारे वीडियोस आते हैं, आप उनको भी देख के सीख सकते हैं। लेकिन मैं एक बात आपको ज़रूर क्लियर करा देता हूं कि जो हमारा बेसिक मॉड्यूल अभी तक चल रहा है, जो नॉर्मल जेनरिक लैपटॉप ट्रेनिंग का, अगर आपने इससे नहीं किया है तो मैकबुक समझना आपके लिए काफ़ी मुश्किल साबित हो जाएगा। वो इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि उसके अंदर वही कम्युनिकेशन आपको मिलने वाली है। थोड़ा सा लॉजिक्स में चेंजेस हैं, थोड़ा सा एडवांस कैलकुलेशन मिलेगा आपको ओपैम वगैरह के, वो सब चीज़ें तो हम लोग डील कर लेंगे। कुछ कॉमन अभी तक जो है मैं उस पर लेबर ये कर रहा था कि मैं उसकी जो है वीडियोस बना रहा था। जितना भी मैं रिपेयर करता हूं उसका मैं वीडियोस बना चुका हूं। जो केस स्टडी हमारे पास आते हैं, वो चाहे वो पुराने लैपटॉप हों या न्यूअर लैपटॉप हों, सारे के मैंने जो भी है उसका एक कलेक्शन कर रखा है, क्योंकि उसमें आपको ट्रिकी केस ज़्यादा मिलने वाले हैं। लिक्विड डैमेज वाले तो कोई भी कर लेते हैं, आजकल माइक्रोस्कोप लेके बहुत सारे लोग बैठ गए हैं और ढूंढ ढांड के तो निकाल ही लेते हैं। लेकिन अगर उसके बाद फंसते हैं केस तो काफ़ी मुश्किल होती है करने में, अगर आपको वो इंफॉर्मेशन नहीं है कि कम्युनिकेशन क्या होती है, कैसे वो काम करेगा। यानी अगर स्टेप वाइज अगर आपको पता नहीं है कि क्या चीज़ ज़रूरी है, जो पावर सीक्वेंस के अलावा की बात कर रहा हूँ। पावर सीक्वेंस में तो सारा चीज़ नहीं होता है ना, जैसे बायोस की कम्युनिकेशन तो होती नहीं है, क्लॉक की कम्युनिकेशन तो होती नहीं है, तो वो सारी चीज़ें बात कर रहा हूँ मैं। वो सारी चीज़ें की इंफॉर्मेशन होनी ज़रूरी है, जो कि हमने अपने जेनरिक लैपटॉप में भी बता दिया है। उसको मैं इंशाल्लाह एप्पल वाले में जब स्टार्ट करूँगा तो भी मैं बता दूंगा। तो इसी तरह से हमारे वीडियोस को आप लाइक करते रहिए, इसी तरह से हमें प्यार देते रहिए। हम भी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आपको इसी तरह से जो भी हमारे पास इंफॉर्मेटिव वीडियोस होंगे वो आपके साथ शेयर करता रहूँगा। तो चलिए, ये तो हुई हमारी बातें जो आपने हमें प्यार दिया है। तो दोस्तों, अब हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस स्टडी के बारे में जो हमने छोड़ा था। बात दरअसल क्या होती है, कोई भी केस हल्का या भारी नहीं होता है। एक बात तो मैं आपको साफ बता देता हूँ कि हमें क्या होता है कि हम किसी चीज़ को कैसे, किस नज़रिए से देख रहे हैं। हमें पहुंचना वहीं तक होता है जो सब पहुंचेंगे। अगर वहां तक पहुंच पाते हैं आप, अगर आपका अप्रोच है वहां तक, तो वो रिपेयर होगा। वहां तक अगर अप्रोच नहीं है, गलत डायग्नोस कर लिया, जैसा भी मैंने बताया, मेरे सीनियर इंजीनियर ने ये बता दिया कि इसमें पीसीएच खराब लग रहा है, तो जाहिर सी बात है हमारा गलत डायग्नोसिंग, गलत तरीके से चेक करना, ये बात डिसाइड करता है कि बोर्ड वो रिपेयर होगा या नहीं होगा। अगर मैं उसकी बात सुन लेता तो ये बोर्ड वापस ही जाता। उसने मुझे दे दिया, मैंने देख लिया, तो मुझे लगा कि नहीं, उसने कुछ कहीं पर छोड़ दिया है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम रह गई है। अब मैंने देखना स्टार्ट किया तो मैंने अपने नज़रिए से देखा, उसने अपने नज़रिए से देखा। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी के साथ भी हो सकता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, है प्रॉब्लम बहुत छोटी सी, लेकिन इसमें क्या ट्रिक है, आइए लेट्स कम एंड हैव अ लुक। तो ये वो बोर्ड है जिसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में चर्चा की थी। ये बोर्ड अभी तक ऑन है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ, काफ़ी देर से ऑन है, ये गर्म हो गया होगा। तो इसके अंदर एक्सटर्नल डिस्प्ले आ रहा है, जैसा कि मैंने चेक कराया था, अभी भी आ रहा है। एक चीज़ जो कि कुछ लोगों ने बताया कि केबल टूटी हुई है, उसको जोड़ा नहीं है, तो हम लोग केबल को पहले जोड़ लेते हैं, फिर देखते हैं। देखिए, कुछ तो कमेंट भी से भी समझ में आता है हमें कि हाँ, क्या फीडबैक आ रहे हैं। हम भी वेट कर रहते हैं कि इसको थोड़ा टाइम इसलिए हम भी लेते हैं लैपटॉप रिपेयरिंग में कि हमें उसका केस स्टडी बनाना होता है और हमें वेट करना होता है आपके जवाब का। नहीं तो ये पहले का पहले ही मैं यहाँ से निकाल चुका होता रिपेयर करके। तो इस पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे। थोड़ा सा मैं दिलदार सर का हेल्प लेना चाहूँगा यहाँ पर कि वो यहाँ से एक ट्यूज़र से, तो मैं यहाँ पर दिलदार सर का थोड़ा सा हेल्प लूँगा और यहाँ पर मुझे कनेक्ट करना है इस ग्राउंड को। तो खाली सिर्फ दबाएंगे, आप पकड़ लीजिए उसको, बिल्कुल सही।
तो इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि इस ग्राउंड को जोड़ने के बाद हम चेक करेंगे क्या कंडीशन है, अब क्या अब डिस्प्ले आता है। अभी चूंकि मैंने एकदम वहीं पर छोड़ा था, अब मैं वहां से स्टार्ट करता हूं जो कमेंट से हमने देखा। तो बोर्ड ऑन हो गया है, लेकिन स्क्रीन पर अभी भी कुछ हरकत नज़र नहीं आ रही है, कोई भी चेंजेस नहीं है अभी तक। तो क्या वजह है, और ज़रा हम लोग चेक कर लेते हैं कि क्या कंडीशन वही है या कुछ बदली है। तो हमें यहाँ से ही पता चल जाएगा। तो आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 1.9 वोल्ट पहले भी थी, अभी भी 1.9 वोल्ट ही है। 3 नंबर पर ये थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर, ये 3 नंबर है, 3 नंबर पर हमें 0 वोल्ट है, जबकि 1 नंबर पर हमें 1.9 वोल्ट आ रही है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम ऐसे चेक करते हैं, इस जैसा अभी मैं चेक कर रहा हूँ, आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर जो है 1.9 वोल्ट बन रही है, यहाँ पर नहीं आ रही है। तो मैंने अपने इंजीनियर से भी ये बात कंफर्म करवाई कि यहाँ पर कितनी वोल्टेज आ रही है। तो वो बोला कि यहाँ पर अनेबल नहीं आ रही है, इसलिए पीसीएच ख़राब है। क्योंकि उसने भी हमसे ही सीखा है और ऐसे ही काम करते करते भी उसके भी बहुत एक्सपीरियंस हो चुका है। तो मुझे इस तरह की केस को बताना नहीं पड़ता उसे, वो आराम से कर लेता है इस तरह के केस, और इससे बहुत टिपिकल केस उसने किया है। लेकिन यहाँ पर कुछ एक ट्रिक की ज़रूरत होती है। वो ट्रिक है आपका नॉलेज, और आप कितना नॉलेज रखते हैं। जो डिवाइस आपके पास है वो सिर्फ फ़ोटो खींचने के लिए तो नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मल्टीमीटर भी काम कर जाता है डीएसओ का, लेकिन डीएसओ इज़ डीएसओ। तो मैं आपको यहाँ पर जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, इसको मैंने अभी यहाँ पर एक मॉड है उसमें मैंने सेट कर रखा है, और इसको जो है तो यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर अभी यहाँ पर हमारे कुछ नहीं आ रहा है। ये जो एरिया देख रहे हैं ये ब्लैंक है अभी तक, और इस ब्लैंक एरिया में हम क्या करेंगे, इस अभी जो भी हम फोटो खींचेंगे यहाँ पर, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि क्या वो बनता है या नहीं बनता है। ये बात 100% क्लियर हो जाएगी इस पॉइंट से। तो अब मैं क्या करता हूँ, आप जैसा देख सकते हैं कि प्रोब का यहाँ पर जो है मैंने रेफरेंस लगा रखा है, और इसको मैं सीधे लेके जाता हूँ। मुझे किसी पिन से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि इस अनेबल से। सिर्फ मैं ये कंफर्म कर रहा हूँ, अगर फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड के लिए भी हमारी अगर अनेबल आई है, इसका मतलब है पीसीएच ठीक है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है 90%, 100% तो मैं नहीं बोलूँगा, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि कोई सप्लाई उसकी जो है अनेबल की सप्लाई को गिरा रहा है। अब क्या गिरा सकता है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे, पहले हम देखते हैं कि क्या हमें मिलता है या नहीं मिलता है। एक तो होता है कि मल्टीमीटर चेक किया, नहीं बन रही है भाई, तब हम जंपर वगैरह मारते हैं या कुछ ऐसा करते हैं। कब करेंगे वो तो एक तुक्का ही हुआ ना। आप अगर इनपुट से आउटपुट को अगर यहाँ पर से जोड़ देते हैं तो ये तो एक तुक्का हुआ यहाँ से यहाँ जोड़ना। लेकिन हम एक्चुअल कब पता करेंगे, जब हम इसको ऑन करेंगे इस हालत में, जैसे अभी मैं दिखा रहा हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन देख रहे हैं, दोनों जगह पर आप नजर रखिए। तो ये पॉइंट है 3 नंबर जहाँ पर अनेबल है। अब मैं इसको ऑन करने चला हूँ, ये मैंने ऑन किया, और हम वेट करेंगे डीएसओ क्या फिगर दिखाता है हमें। तो ये देखिए डीएसओ हमें क्या दिखा रहा है कि ये कुछ टाइम के लिए यहाँ पर हमने 50 मिलीसेकंड का टाइम रखा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप 50 मिलीसेकंड का टाइम है। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक 100 हो गया और 200 के करीब, यानी 200 मिलीसेकंड के बाद ये ड्रॉप हो जा रहा है। तो 200 मिलीसेकंड जो है आपका हो सकता है कि मल्टीमीटर ना बता पाए, या कुछ आपको हरकत दिखाएगा या नहीं भी दिखा सकता है, या आप कितने टाइम के बाद चेक कर रहे हैं। तो ये एक तरीका है जिससे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ 100% बनी है। ये जो राइजिंग है 1 वोल्ट पर डिवीजन की राइजिंग है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऊपर मैंने वोल्टेज भी लगा रखा है। ठीक है, ये वोल्ट डिवीजन से मैंने 1 वोल्ट सेट कर रखा है, और ये आपको बता रहा है कि 1 वोल्ट 2 वोल्ट 3 वोल्ट तक राइज हुआ है। 200 मिलीसेकंड के बाद ये फिर ड्रॉप डाउन हो गया है। अब आगे क्या कंडीशन हुई है तो हम इसको जांच पड़ताल बाद में कर सकते हैं, लेकिन बनी है ये तो हमारी कंफर्म हो गई ना कि ये चीज़ हमारी बनी है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हम एलसीडी वीडीडी की जो पॉइंट है इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे, यानी ये जो आपको ट्रांजिस्टर दिख रही है इसको हम निकाल लेंगे। सबसे पहला चीज़ हम ये करेंगे, क्योंकि यहाँ पहुँच रही है और यहाँ पहुँचने के बाद इसे कोई भी प्रॉब्लम होती है,
देखिए, आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, ये बात मैं भी जानता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग बनाते हैं और इजी पॉइंट है ये, कोई बहुत भारी पॉइंट तो है नहीं। यहाँ से जंपर मार देते हैं, बोलते ठीक हो गया, या वाइट आ रही है जंपर मार देते हैं। तो ये तो वैसा ही हो गया कि जैसे आपने देखा होगा कि तोशिबा में टोकन लगाने वाली हालत जो है, वो चाहे प्रॉब्लम हो या ना हो, बस टोकन की जगह पर कैपेसिटर लगाना ही लगाना है। ये एक हैबिट सी बन गई है। वो क्या होता है, कॉपी पेस्टिंग होती है, जो दूसरे कर रहे हैं बस वो करते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हाइड करते हैं। जो हम काम करते हैं उसको हम हाइड कर लेते हैं, इतना हाइड कर लेते हैं ताकि वो ऐसा नहीं हो कस्टमर उसी के पीछे पड़ जाए। क्योंकि वो डीलर है और उसे भी लगता है कि ये करने से ठीक हुआ है तो चलो मैं भी करता हूँ तो शायद ठीक हो जाएगा। तो ये अप्रोच नहीं होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पर इसको दोबारा मैं वापस जाता हूँ, इस पर इसको सेट कर लेता हूँ। अब मैं चेक करता हूँ क्या कंडीशन है। तो ये बन के भाग रही है या नहीं भाग रही है, ये कंडीशन हमें चेक करना है। तो यहाँ पर मैंने इसको ऑन किया, और देखिए अभी भी ये बंद करके यहाँ पर भाग रही है। तो भागने की जो वजह है वो, अच्छा, आउटपुट पर वोल्टेज यहाँ पर हमें मल्टीमीटर से मैं चेक करा देता हूँ आपको। मल्टीमीटर पर ध्यान दीजिए आप। यहाँ पर आउटपुट पर वोल्टेज हमें मिल रही है, नहीं मिल रही है। इनपुट पर मिल रही है, तो ये देख सकते हैं आप 3.3 वोल्ट हमें इनपुट पर मिल रही है, आउटपुट पर अब बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूँ, जो 1 नंबर पिन है ये यहाँ पर नहीं आ रही है। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, एलसीडी सेंस कराने के लिए इसको पहले वोल्टेज देते हैं, ठीक है। एलसीडी सेंस कराने के लिए एलसीडी वीडीडी की एक सप्लाई यहाँ पर इसको देते हैं, क्योंकि देखिए ये बनी है, इसका सीधा मतलब है कि ये एरिया में प्रॉब्लम मुझे नहीं लग रही है। यानी जो सीपीयू का एरिया है या डिजिटाइजर का एरिया है या आपकी जहाँ से भी आ रही है ये, इसकी पीछे से प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, एक जंपर लगाएंगे यहाँ पर। रीज़न अगर पता चल जाता है आपको तो आप कोई भी अप्रोच यहाँ पर लगा सकते हैं। आप यहाँ पर ट्रांजिस्टर भी चेंज कर सकते हैं, आप यहाँ पर इसको जो जंपर भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं एक जंपर लगा रहा हूँ, और ये मेरा डिसोल्डर वायर का जंपर है, क्योंकि सबसे पतला होता है ये। इससे बारीक मैंने नहीं देखा अभी तक कोई भी जंपर वायर, चाहे आपका कोटेड हो या नॉन कोटेड हो, इससे पतला नहीं मिलता है। अब भी एक्सपीरियंस कर लेंगे इस चीज़ को। लेकिन क्या होता है कि ये टूटता बहुत जल्दी है, इसलिए थोड़ा कमज़ोर होता है, क्योंकि जितना बारीक होगा उतना ज़्यादा कमज़ोर होगा। तो यहाँ पर मैं इसको इनपुट से आउटपुट को जंपर लगा रहा हूँ। जब जंपर लगाने लगी तो ध्यान दे दीजिए कि आपका पावर सप्लाई ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से मैंने तोड़ लिया इसे। देखिए मुझे काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इसको, नॉर्मली ही मैं यहाँ से तो इसको थोड़ा सा क्लीन कर लेता हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर इनपुट से आउटपुट पर जंपर लगाया है, सिर्फ एलसीडी टेस्ट को बताने के लिए कि अगर वो सही होगी ये कांस्टेंट रह जाएगी अनेबल। अब देखेंगे, अब वापस जाते हैं हम रन मोड पर। अब अनेबल चेक करेंगे हम। तो मैं आता हूँ 3 नंबर पॉइंट पर, और यहाँ से मैं ऑन कर लेता हूँ पहले, उसके बाद 3 नंबर पर रखता हूँ, और अब मैं इसको यहाँ से ऑन कर रहा हूँ। तो ये ऑन किया है। तो ये देखिए हमें यहाँ पर कांस्टेंट मिल रही है अब, और आप देख सकते हैं डिस्प्ले भी यहाँ पर आ चुका है। क्या होता है कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि ये LVDS है तो ये आपकी गलती है। सबसे पहली बात, आपको पहले ये जानना होगा कि ये लॉजिक मैंने क्यों लगाया। जंपर मार के तो आपका भी डिस्प्ले आया था, लेकिन आपको ये बात कभी पता ही नहीं चलता कि डिस्प्ले क्यों आया, कैसे आया। सबसे पहले बता देता हूँ कि इसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है सिंकिंग की, और सिंक होने के लिए चाहे तो इसको करंट चाहिए होती है। एलसीडी की जो भी आईसी लगी होगी एलसीडी के अंदर, उसको सिंक कराने के लिए क्या सिंक होगी, करंट ही सिंक होती है ना। तो सिंक कराने के लिए पहले करंट चाहिए होगी, तब ये डिसाइड करेगी कि एलसीडी वीडीडी रहेगी कि नहीं रहेगी। तो अब यहाँ पर हमें ये चीज़ तो कंफर्म हो गया कि एलसीडी वीडीडी जो है, आप पूरा डायग्राम देख सकते हैं इस पर कि आपकी एचपीबी पर आपकी जो वोल्टेज पहले मैंने चेक की थी वो नहीं आ रही थी, वो अब रही है। फिर से मैं आपको दिखाऊंगा। आप डीएसओ पर फिर से ध्यान देंगे
वो जो पहले आके गिर रही थी वो अब यहाँ पर से नहीं गिर रही है। तो अब मैं फिर से इसको ऑन करूँगा, थोड़ा देर के बाद आएगा लेकिन आएगा, क्योंकि वो HPD क्या होता है, हॉट प्लग डिटेक्ट होता है। उसको डिरेक्शन में आप देखिए स्क्रीन पर अभी पहले लाइट आई है, ठीक है, स्क्रीन पर अभी लाइट आई है। अभी DSO पर भी आप देखेंगे ये कांस्टेंट अब हो गई है। अब थोड़ा देर के बाद ये डिस्प्ले देगा, देखा, पहले DSO पर वो कांस्टेंट लाइट वोल्टेज दिखाया है, उसके कुछ देर के बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन पर जो है डेटा दिखाई देने लगा। है बहुत नॉर्मल केस स्टडी, लेकिन बहुत ही टिपिकल था। कोई भी इसको छोड़ देगा क्योंकि इसमें अनेबल नहीं है, इसलिए जंपर नहीं मारेगा क्योंकि सारे लोगों को, जो आप लोग काम करते हैं, आप तमाम लोगों को ये बात भी पता है, इस बात का इल्म ज़रूर है कि अगर अनेबल आ चुकी है तब जंपर हम लगा सकते हैं। अगर अनेबल नहीं आई है तो जंपर लगाने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो डिस्प्ले कैसी दिखती है हमें, वो वाटर वाली डिस्प्ले दिखती है या वाइट डिस्प्ले दिखती है। तो इसके पीछे सिर्फ एक ही लॉजिक है कि आपका जो है अनेबल बनी है कि नहीं, ये कैसे डिसाइड करते हैं आप। तो यहाँ पर आपको मैंने एक ट्रिक बताया है कि DSO इसका सबसे अच्छा है। अगर फ्रिक्शन ऑफ टाइम के लिए भी आपका अगर अनेबल पर राइज होता है, यानी अगर ये हाई होती है, तो आप कह सकते हैं कि वो बच सकती है। यानी कि किसी भी तरह से आप बोल सकते हैं कि ये ट्रांजिस्टर रीज़न हो रहा था इसको ड्रॉप डाउन करने का, यानी अनेबल को ड्रॉप डाउन करने का जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये ट्रांजिस्टर था। हालांकि शॉर्ट नहीं है, कुछ नहीं है, लीकेज बोल सकते हैं आप कि इनपुट से आउटपुट की तरफ लीकेज हो चुकी है। थोड़ा सा लीकेज थी, चूंकि इनपुट 3 वोल्ट डाल रहा हूँ, आउटपुट 1.9 वोल्ट निकल रही है। उस समय भी अगर हम चेक कर रहे थे तो हमें ये फ्रिक्शन ऑफ टाइम के लिए, यानी 200 मिलीसेकंड के लिए ये अनेबल आ रही थी। ये एक क्लू है जिससे आप ये कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ, हमारी जो है PCH बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, जैसा कि मुझे उम्मीद है कि आपको ये केस स्टडी भी पसंद आएगा, क्योंकि देखिए ऐसा केस तो आप लोगों ने भी बहुत सारी किया होगा और इस तरह की वीडियो भी बहुत सारी आप लोगों ने देखी होगी। लेकिन लॉजिक अगर आपको एक बार समझ आ जाता है कि क्या उसके पीछे लॉजिक रहा होगा, आपकी जो है इंफॉर्मेशन थोड़ा सा इंक्रीज होती है। जैसे आपको मैंने बताया कि जब भी हम चेक करते हैं इसके अंदर LVDS के अंदर, तो LVDS की कम्युनिकेशन जब चेक करने की बारी आती है तो उसका एक अलग पैटर्न है, उसकी अलग सप्लाई रिक्वायरमेंट है, उसके अलग सिग्नल्स है। यानी टोटल 18 सिग्नल्स हमें उसमें चेक करने की नौबत आ सकती है। मैं फिर से बता रहा हूँ, LVDS के अंदर 18 सिग्नल्स, क्लॉक और डेटा मिला करके 18 सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे आपको फुल एंड फाइनल चेक करना होता है। अगर स्क्रीन पर कुछ भी प्रॉब्लम आ रही होती है, डेटा नहीं आ रहा है, वाइट आ रही है, या किसी भी तरह की हल्का सा लाइट आ रही है, फ्लक्चुएशन आ रही है, उसी का जो अभी लेटेस्ट वर्जन है EDP, जो कि अभी जितने भी लेटेस्ट जनरेशन के बोर्ड आ रहे हैं उसके अंदर EDP टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। और EDP के बारे में हम लोगों ने, मैंने और दिलदार सर ने, मेरे ख्याल से साल भर या 2 साल पहले हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ही डेप्थ और डिटेल से पॉडकास्ट किया था। यानी कि हम दोनों साथ बैठ करके उसके बारे में डिस्कस किया था कि उसकी कितनी रिक्वायरमेंट्स है। तो अगर आपने हमारा वीडियो पहले अभी सब्सक्राइब किया है, न्यूली सब्सक्राइब किया अगर आपने, और पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़रूर देखिए। काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी है पीछे, और मैं ये समझता हूँ कि आपका टाइम बर्बाद नहीं जाएगा अगर आप हमारे पूरे पिछले वीडियोस देख लेते हैं। हो सकता है कि जो डिस्कशन है वो सुनने में आपको बोझल लगे, भारी लगे, क्योंकि देखिए कुछ हम जब नया सीख रहे होते हैं और फर्स्ट टाइम हम कोशिश कर रहे होते हैं उसे सीखने का, तो हमें वो थोड़ा सा लगता है कि बोरिंग है। लेकिन जब हम कुछ समझ जाते हैं, जब हम चीज़ों को सीख जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आप ज़रूर देखिए हमारे पूरे पिछले वीडियोस को, जो सब्सक्राइब कर भी चुके हैं, जो जिसने नहीं भी किया है ज़रूर देखिए, और इस वीडियो को आप दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइए। क्योंकि देखिए होता क्या है कि ये भी एक सवाब जारिया है। अगर आप इल्म बांट रहे हैं किसी को, अगर आप किसी को इल्म देते हैं, तो ये भी एक भलाई का काम है, इसमें भी सवाब है। और जब किसी का भला चाहेंगे तो आपका बुरा कभी नहीं हो सकता है, चाहे लोग कितना ही बुरा क्यों ना सोचे या करे। तो दोस्तों, अब मुझे उम्मीद है कि अगर आपकी कोई भी क्वारीज है ट्रेनिंग के रिगार्डिंग, रिपेयरिंग के रिगार्डिंग, अगर आपको अपना लैपटॉप रिपेयर कराना है या हमसे लैपटॉप रिपेयरिंग ट्रेनिंग सीखनी है, तो आप दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।